हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद भी मोर देन 90% बच्चे जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल करने होते हैं तो उसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसे समझने में वो थोड़ी बहुत गलती कर जाते हैं। चलिए कोई नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। डेफिनेशन ये कह रहा है कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में उस सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है, उसके इक्वल होता है। अब देखो, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लीजिए ये कोई बी बॉडी है और ये ए बॉडी है, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या कर रही है, मोशन कर रही हैं, और किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो है सेम डायरेक्शन में सपोज करके मोशन कर रही है, लेकिन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं और ये जो बी बॉडी है, इस बी बॉडी का जो वेलोसिटी है वो ए बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब इस बी बॉडी का वेलोसिटी इस ए बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है, लेकिन दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए ये 3 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये ए बॉडी जो है 2 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन ऐसा होने पे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो ये बी बॉडी जो होगा ए बॉडी के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएगा और उनमें कुछ कलिजन होगा। लेकिन खैर कलिजन तो होगा ही, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम को समझना होगा कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। क्योंकि देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन में यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, देखो बच्चों क्या है, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहे हैं ना, किसी सिस्टम के अंडर मोशन कर रहे हैं, किसी सिस्टम को ये फॉलो कर रहे हैं, और उस सिस्टम को क्या बोला गया है, आइसोलेटेड सिस्टम बोला गया। अब आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोला जाता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है इस सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स। देखो ये जो बॉडी है ना, ये दो बॉडी किसी सिस्टम को फॉलो कर रही हैं और उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला गया है। लेकिन वो आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं, वो इस सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा सिस्टम जिस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। देखो बच्चों, जैसे ये जो बॉल है ना, जैसे सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है या बॉल है, कुछ भी मान सकते हो आप, इन्हें पार्टिकल मान सकते हो, इन दोनों को एटम मान सकते हो, ऑब्जेक्ट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, कार मान सकते हो, ट्रक मान सकते हो, कुछ भी मानिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा लिखा है कि सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स, इस सिस्टम पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अब देखो बच्चों, अगर इसमें कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, इन दोनों ऑब्जेक्ट में अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो इनका वेलोसिटी क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, फिर वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब बाहर से कोई इंटरफियर नहीं होना चाहिए। अगर किसी सिस्टम में बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इंटरफियर बाहर से नहीं हो रहा है, तो उसी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। देखो होता क्या है, मान लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने में लगा हुआ है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। अब देखो अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने लग जाओगे, अगर आप ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसमें अगर आप फोर्स लगाने लग जाते हो, कांटेक्ट फोर्स अगर इसमें लगाने लग जाते हो, देन क्या होगा, देन इसका वेलोसिटी इंक्रीज करने लग जाएगा, चेंज करने लग जाएगा। देखो ये जो है ना किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था स्टार्टिंग में, तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था ये इसकी खुद की वेलोसिटी थी। अब अगर आप अचानक से इस पर कुछ कांटेक्ट फोर्स देने लग जाओगे तो देन क्या होगा, इसका वेलोसिटी चेंज होने लग जाएगा, वो इंक्रीज करने लग जाएगा। तो इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये इसकी इन दोनों ऑब्जेक्ट की खुद की वेलोसिटी है, तो इनमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगने से क्या होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इनका वेलोसिटी मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, किसी बाहर के फोर्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पे लिखा है इस सिस्टम विद नो एक्सटर्नल फोर्स। जिस सिस्टम पे कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता उसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखो बच्चों, ये जो बी बॉडी है, इतना हमें पता है कि बी बॉडी का वेलोसिटी जो है ए बॉडी की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो अगर इसके पास वेलोसिटी है तो इसके पास मोमेंटम भी होगा और इसके पास भी मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। भाई किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी होता है। इस बी बॉडी का वेलोसिटी हमने ज्यादा मान रखा है, तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो यहां पे लिखा है, सपोज वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, देन मोमेंटम ऑफ बी बॉडी विल बी ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। बी बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा ए बॉडी से, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इनमें कलिजन होता है। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये बिफोर कलिजन है, बिफोर कलिजन है।
अब देखो ड्यूरिंग कलिजन क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो है कांटेक्ट में आ जाएंगी। अब ये दोनों के दोनों अगर कांटेक्ट में आएगी तो होता क्या है, ये बी बॉल जो है इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, तो ये बी बॉल क्या करेगी, ए बॉल पे फोर्स लगाएगी, और ये ए बॉल भी क्या करेगी, बदले में इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे कि ये इस समय कांटेक्ट में आ रखे हैं, तो ये बी बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी पे फोर्स लगाएगी, और उतना ही फोर्स ए बॉडी भी बी बॉडी पे फोर्स लगाती है। लेकिन ये जो फोर्स लगता है ना, इक्वल एंड अपोजिट होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और ये जो फोर्स होगा ये जो है सिर्फ छोटे से टाइम इंटरवल के लिए लगता है, जब ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आई होंगी। तो सपोज करके ये छोटे से टाइम इंटरवल मतलब डेल्टा टी टाइम के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आई है, उसके बाद ये दोनों के दोनों क्या होती है, सेपरेट हो जाती हैं। ये ए बॉल भी इस डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती है और बी बॉल भी सेम इसी डायरेक्शन में मोशन करने लग जाती है। लेकिन देखो जब कलिजन हुआ हो, कलिजन के दौरान क्या हुआ, ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आए, तो इस बी बॉल ने क्या किया, इस बी बॉडी ने क्या किया, इस ए बॉडी पे फोर्स लगाया। ये है आपका फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये ए बॉडी भी क्या करेगी, बी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो फोर्स ऑन ए है ड्यू टू बी इज इक्वल होता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहां पे माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, माइनस का साइन मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अगर ये पॉजिटिव फोर्स है तो ये नेगेटिव है, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ओके, अब देखो बच्चों क्या होगा यहां पे, अब यहां पे क्या होता है कि होता क्या चीज है, यहां पे सपोज करके देखो, जैसे इस ये जो ए बॉल था इसका मोमेंटम ये पी ए है, इसके पास मोमेंटम है और इसके पास भी ये मोमेंटम है, ये इनका इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है, बिफोर कलिजन। अब जब ये टकराएंगे तो ये बी ने क्या किया, इस ए बॉडी पे क्या किया, ये फोर्स लगाया। अब ये फोर्स अगर इस पे लगेगा तो फोर्स लगने से क्या होगा, इस ए बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अब देखो ये बॉडी, तो ये जो ए बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, अब अगर इसमें फोर्स भी सेम उसी डायरेक्शन में लग जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, इस ए बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये सेम इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन इसका जो वेलोसिटी इंक्रीज होता है ना, वो डेल्टा टी टाइम में इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद इंक्रीज नहीं होता। देखो जैसे मान लो ये अगर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चल रहा था, तो जैसे ये बी बॉल इसे हिट करेगी, कलिजन होगा, तो ये जो ए बॉल का जो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड था, अब मान लीजिए कलिजन के बाद वो 3 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, वो डेल्टा टी टाइम में 2 से 3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो ए बॉडी है ना, ये 3 मीटर पर सेकंड की ही कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा, क्योंकि अब ये सेपरेट हो गई हैं, क्योंकि ये जो फोर्स लगा था ना, ये डेल्टा टी टाइम के लिए लगा था जब ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में थे। अब उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगा, बस वो डेल्टा टी टाइम में भी, डेल्टा टी टाइम में वो चेंज हो जाता है उसका वेलोसिटी, इस ए बॉडी का वेलोसिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मोमेंटम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे इसका मोमेंटम पहले इनिशियल मोमेंटम ये था, ये ए बॉडी का मोमेंटम था, तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो चलो इसके मोमेंटम को हमने बोल दिया ये पी ए, यहां पे ये डैश लगा देते हैं, ठीक है, ये उसका फाइनल मोमेंटम है ए बॉडी का। अब देखो बच्चों क्या हुआ कि मान लो जैसे कोई बॉडी, बी बॉडी मान लो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, ये कर रही है इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, अगर आप इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा दोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। मान लो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो ये जो बी बॉडी है, बी बॉडी इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, तो जैसे ये इस ए बॉडी के कांटेक्ट में आई, तो इस ए बॉडी ने भी क्या किया, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये इस बी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डेल्टा टी टाइम में डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका वेलोसिटी अगर डिक्रीज होगा तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, वो डेल्टा टी टाइम में ही डिक्रीज होगा, अचानक से डिक्रीज होगा जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रही होंगे। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, हमने जैसे इसका पहले मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम पी बी था, तो अब हमने इस मोमेंटम को नाम दे दिया पी बी डैश, ठीक है, ये इसका फाइनल मोमेंटम है बी बॉल का, बी ऑब्जेक्ट का ये फाइनल मोमेंटम है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है,
और ये जो सिचुएशन है ये फाइनल सिचुएशन है, ये कलीजन के बाद की सिचुएशन है, ये कलीजन से पहले की सिचुएशन है। तो ये जो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा ना, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये तो इनिशियल मोमेंटम है और ये क्या है, ये फाइनल मोमेंटम है। तो इसका जो टोटल मोमेंटम होगा, इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो इस आफ्टर कलिजन के बाद जो इस सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा उसके इक्वल होता है, ये कह रही है डेफिनेशन। इसका मतलब ये है कि इन दोनों मोमेंटम का जो वेक्टर सम होगा ना, ये जो पी ए मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, और ये जो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी है, इनका जो वेक्टर सम है, मतलब जो टोटल मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, इसके टोटल मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ये है आपका फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी, समझ रहे हो। तो इनका जो टोटल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। अब देखो ये डेफिनेशन ऐसा कह रही है, ठीक है, लेकिन हमें इसे यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। इसी चीज को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको ये डिराइव करना होता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन, ठीक है। यहां पर डिराइव करने को आता है, ठीक है, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसे करते हैं। देखो इस फिगर को मैंने दोबारा बना दिया है। यहाँ पे ये आपका बिफोर कलीजन की सिचुएशन है, ये बी बॉल है, ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है। तो ड्यूरिंग कलीजन ये दोनों के दोनों कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे पे ये फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। और ये जो फोर्स लगता है डेल्टा टी टाइम के लिए लगता है, जब ये मतलब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे देन ये फोर्स लगता है। उसके बाद तो ये सेपरेट हो जाते हैं, देन सेपरेट होने के बाद तो कोई फोर्स नहीं लगता। अब देखो आफ्टर कलीजन क्या होता है, ए बॉल भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, बी बॉल भी इसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, लेकिन ये जो ए बॉल है, ए बॉल का मोमेंटम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और ये जो बी ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा था, फोर्स लगा था। ये जो था इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था और इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया, तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो ए बॉडी है, इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। क्यों हुआ इंक्रीज, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा था और इसी डायरेक्शन में क्या लगा है, फोर्स लगा है, तो इसका मोमेंटम क्या करेगा, थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे डिराइव कैसे करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, हमें इसे प्रूफ करना है। तो देखो इसे प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ आपको पता है क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है आपको। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो उसका मोमेंटम क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। तो जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के ही इक्वल होता है, ठीक है। यह है इसका मतलब। अब देखो यहां पे क्या है, ये जो बी बॉडी है, इस बी बॉडी ने क्या किया, इस ए बॉडी पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो जब इस बी बॉडी ने ए बॉडी पे फोर्स लगाया तो इस ए बॉडी का मोमेंटम क्या हुआ, चेंज हुआ। ये पहले मोमेंटम ये था, अब मोमेंटम ये हो गया, इसका मोमेंटम में चेंज आया। तो किसकी वजह से आया, इस वाले फोर्स की वजह से आया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ की हेल्प से इस फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस फोर्स को कैलकुलेट कर रहा हूं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो बच्चों ये डेल्टा पी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो डेल्टा पी होता है इसे चेंज इन मोमेंटम बोला जाता है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऐसी तो कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो हमें क्या करना है, ये जो फोर्स ऑन ए बॉडी पे जो फोर्स लगा, इसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो गया। पहले मोमेंटम ये था, पी ए था, अब ये पी ए डैश हो गया। तो हमें इसका चेंज इन मोमेंट, इस डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, देखो ये चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पी ए डैश, ये फाइनल मोमेंटम माइनस ये इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये चेंज इन मोमेंटम का पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय ये जो मोमेंटम में चेंज आया वो डेल्टा टी टाइम में आया। डेल्टा टी टाइम के लिए तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, ठीक है।
अब देखो ये तो हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस वाले फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब देखो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना होगा, इसका फॉर्मूला भी यही होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देन फाइनली ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, ये जो चेंज इन मोमेंटम है इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो मोमेंटम जो चेंज हुआ है फोर्स किस पे लगा, बी बॉडी पे लगा ड्यू टू ए। तो बी बॉडी का ही मोमेंटम भी यहाँ पे चेंज जो हुआ है उसी को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका पी बी डैश माइनस ये इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ, ठीक है। ये आपका इक्वेशन सेकंड है। अब देखो बच्चों हमें ये फोर्स भी मिल गया और ये फोर्स भी मिल गया, ये दोनों कैलकुलेट हमने कर दिया। अब देखो बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो यहां पे क्या था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये जो फोर्स होती हैं ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये इक्वल एंड अपोजिट होती हैं और यहाँ पे माइनस साइन भी आता है। देखो बच्चों बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये माइनस साइन क्यों आया है, तो देखो इसका मैं एक थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। देखो कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूं। वैसे अगर आपने वेक्टर का चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों को यहाँ पे माइनस से कंफ्यूजन होता है कि अगर यहाँ पे माइनस आ रखा है तो ये इक्वल कैसे हो सकता है। देखो न्यूटन थर्ड लॉ तो क्या कहता है कि जितना इस फोर्स का वैल्यू होगा उतना ही इस फोर्स का वैल्यू होगा, समझ में आ रहा है। तो सपोज करके ऐसा मानिए कि अगर ये फोर्स 2 न्यूटन का है तो ये वाला फोर्स भी कितना होगा, 2 न्यूटन का ही होगा। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं ना। लेकिन ये वाला जो फोर्स है ना इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान से देखना इसे। तो देखो बच्चों जैसे ये आपका एक्स एक्सिस होता है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव होती है, ये पॉजिटिव होती है। तो इस फोर्स की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, इसकी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में ये फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव एक्सिस में ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, देखो जैसे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कितना दे रखा है, ये 2 न्यूटन मान लीजिए, ये 2 न्यूटन है, ठीक है। तो इसकी जगह में मैंने यहाँ पे ये 2 न्यूटन लिख दिया इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा, ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन आया। अब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कितना है, ये -2 है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ले रखा है -2, तो ये फाइनली 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आ रखा है। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, समझा दी है, ठीक है। समझने वाला समझ गया होगा बहुत कुछ। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने ये जो कैलकुलेट किया इसे यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे। तो ये मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये आपका है फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसकी जगह में यहाँ पे ये पुट कर दिया, फिर इसे भी यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा। और सॉरी बच्चों एक चीज तो मैं भूल ही गया हूं, यहाँ पे ये माइनस साइन भी आएगा, ठीक है, ये माइनस साइन भी यहाँ पे आएगा। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा, इसे आगे सॉल्व कीजिए तो ये माइनस साइन इस पे अप्लाई होगा तो ये पी बी डैश ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देन इसे करते हैं आगे, ये पी ए डैश ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी है, तो इसे इधर ले आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी है, ठीक है, ये डैश है। और ये हो जाएगा आपका, इसे अगर मैं इस तरफ राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी है और ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी है, समझ रहे हो। देखो ये इनिशियल मोमेंटम और ये ए बॉडी, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी बॉडी, तो इनका जो इन दोनों का जब हम वेक्टर सम करेंगे तो ये क्या है आपका टोटल मोमेंटम, ठीक है। ये क्या है आपका टोटल मोमेंटम या टोटल इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, टोटल इनिशियल मोमेंटम आएगा यहाँ पे, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था, टोटल मोमेंटम बिफोर कलीजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलीजन, ठीक है। तो ये क्या है आपका टोटल मोमेंटम, ये टोटल फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का आफ्टर कलीजन, और ये क्या है टोटल इनिशियल मोमेंटम है ऑफ सिस्टम का बिफोर कलीजन, ठीक है। तो यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका हर साल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका। देखो अब है आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आपको समझ में आ गया कि मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे बिफोर कोलोजन हो चाहे आफ्टर कोलोजन हो, मोमेंटम ने कंजर्व रहना है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, इक्वल रहता है। अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखो जैसे आपका एक रिक्वायरिंग ऑफ गन होता है, एक सिचुएशन रिक्वायरिंग ऑफ गन की भी सिचुएशन होती है, यहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल होता है। देखो रिक्वायरिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है, इसे समझा देता हूं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए ये आपका गन है, ये आपका गन है। अब देखो जब आप इस ट्रिगर को दबाते हो ना, तो क्या होता है, ये बुलेट क्या करता है, आगे की तरफ मोशन करता है, और ये गन क्या करता है, पीछे की तरफ मोशन करता है। होता क्या है, जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो इस बुलेट पे आगे की तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इस गन पे भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से जो है इस बुलेट को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है, और इस फोर्स की वजह से जो है इस गन को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिलती है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ गन है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जो फोर्स लगा है बुलेट पे इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स लगा है गन में अपोजिट डायरेक्शन में, ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। जितना फोर्स इस बुलेट पे लगा होगा उतना ही फोर्स जो है इस गन पे भी लगा होगा। लेकिन बच्चों ये जो गन बुलेट का जो वेलोसिटी होता है ये ज्यादा होता है, और गन का वेलोसिटी थोड़ा कम होता है, ठीक है। गन का कम होता है वेलोसिटी, इसलिए होता है क्योंकि बुलेट का मास कम है और गन का मास ज्यादा है कंपैरिजन टू बुलेट। बुलेट के कंपैरिजन में गन का मास ज्यादा होगा, और दोनों में अगर सेम फोर्स लग रहा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि ये बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा और गन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लीकेबल होता है। अब मान लीजिए अगर आपको ये बुलेट का वेलोसिटी दे रखा है और गन का वेलोसिटी नहीं दे रखा है, और आपसे पूछा जाता है कि गन का वेलोसिटी फाइंड कर दीजिए, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखो फाइंड कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बतलाता है, वो ये बताता है हमें कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। तो कोई बच्चों यहाँ पे फायर हुआ है, और इससे पहले जो हमारे पास जो टॉपिक था वो कलिजन का टॉपिक था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन, ठीक है। ये टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। यहाँ पे तो कलिजन हुआ था ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, फायर हुआ है। तो ये फायर के दौरान भी क्या होता है, एक प्रकार का गन और बुलेट में कलिजन ही होता है। तो इनका जो मोमेंटम होगा, जो टोटल मोमेंटम होगा ना बिफोर फायर और आफ्टर फायर, ये इक्वल रहेगा, मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखो बच्चों अगर हम इसका टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करें, इसका अगर हम देखो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो बॉडी हैं, एक तो बुलेट है और एक गन है, ये दो बॉडी हैं। इन दो बॉडी से मिल करके हमने इसे एक सिस्टम मान रखा है, ठीक है। तो देखो बिफोर फायर जो टोटल मोमेंटम होगा वो तो जीरो होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि बिफोर फायर बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में, इसलिए इनका मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। लेकिन टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर, फायर होने के बाद क्या होगा, इस बुलेट के पास भी वेलोसिटी है, इस गन के पास भी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो दोनों के पास मोमेंटम होगा। तो इनका जो मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो होगा वो निकालना है हमें, ठीक है। तो उसका वेक्टर सम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गन का जो टोटल मोमेंटम है प्लस बुलेट का जो टोटल मोमेंटम है, इनका जो सम होता है ना, वो जो होता है इसी जीरो के इक्वल होता है। अब आप सोच रहे होंगे मोमेंटम बुलेट का जो इन दोनों का जो मोमेंटम का जो वेक्टर सम है वो जीरो कैसे आ सकता है। बच्चों जीरो आएगा, क्योंकि होता क्या है, जितना मोमेंटम जीरो आएगा, जीरो इसलिए आएगा क्योंकि देखो ये जो वेलोसिटी के पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम है, और गन के पास इस डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो इस डायरेक्शन में अगर मोमेंटम होगा तो वो जो मोमेंटम की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और इस डायरेक्शन में अगर मोमेंटम होगा तो उस मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एक की वैल्यू पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है, तो ये फाइनली क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि दोनों के मोमेंटम इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। इंटरेस्टिंग चीज यही होती है, जितना गन का मोमेंटम होगा उतना ही ये जो बुलेट है, बुलेट के पास भी मोमेंटम होता है, दोनों का सेम मोमेंटम होता है, पर एक की वैल्यू पॉजिटिव है, बुलेट की पॉजिटिव है, इसकी नेगेटिव है, क्योंकि बुलेट का डायरेक्शन इस तरफ है, मोमेंटम का डायरेक्शन इधर है, गन का मोमेंटम का डायरेक्शन, तो ये फाइनली कैंसिल होकर के जीरो हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो जैसे यहां पे तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मास ऑफ गन और ये वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है। तो यही इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब देखो मान लीजिए क्वेश्चंस क्या आएंगे, ये तो आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए मास ऑफ गन आपका 10 kg दे रखा है, और मास ऑफ बुलेट जो है आपका 0.1 kg दे रखा है, ठीक है, 0.1 kg। अब देखो यहां पे मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना लेते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले लेते हैं, बुलेट का वेलोसिटी तो ज़्यादा ही होता है, चलो 400 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं,
और हमें गन का वेलोसिटी फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, बस इसी फॉर्मूले का तो यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अब देखो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गन, ये वेलोसिटी ऑफ गन, इस फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और बताता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना, वेक्टर का साइन आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप वेक्टर का साइन नहीं लगाओगे तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, भले आप आंसर सही निकाल दो पर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, अगर टीचर समझदार है तो। ठीक है, वो उसे गलत करना चाहिए इसे, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे मान लो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ बुलेट लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, और एक मैं ऐसे लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ऐसे लिखता हूँ, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो यहाँ पे वेक्टर का साइन अगर नहीं लिखा है तो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, लेकिन वेक्टर होने का मतलब क्या होता है, वेक्टर होने का मतलब इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, ये होता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ गन कितना दे रखा है, ये 10 kg दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गन कितना दे रखा है, ये तो हमें फाइंड करना है, प्लस मास ऑफ बुलेट ये 0.1 kg दे रखा है, इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, ये 400। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 10 VG हो जाएगा, और ये जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आई थिंक 40 आ रहा है, 400 इंटू 0.1 कितना आएगा, 40। अब देखो जब मैं इसे इधर भेजूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 40। अब ये वेलोसिटी ऑफ गन आपका आ गया है 40 डिवाइडेड बाय -10, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आया है, -4 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये नेगेटिव क्यों आया, देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो था वो 400 पॉजिटिव था, क्योंकि उसका वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए उसका वेलोसिटी हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, लेकिन गन क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसीलिए उसका जो वेलोसिटी आया है वो नेगेटिव आया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाओगे। ठीक है, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत मानी जाएगी, भले आप आंसर सही निकालो लेकिन इक्वेशन गलत मानी जाएगी। अब देखो इसका जो एप्लीकेशन है ना, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो एप्लीकेशन है वो देखो एक्सप्लोजन ऑफ ए बम, यहां पे भी इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो। देखो एक्सप्लोजन ऑफ बम में क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका कोई बम है, ठीक है, तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या हुआ, ये एक्सप्लोड होता है, आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है कि ये बम जो है कुछ पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक पीस इधर मोशन कर रहा है, एक टुकड़ा इधर मोशन कर रहा है, एक टुकड़ा इधर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लो इसके पास वेलोसिटी v1 है, इसके पास वेलोसिटी v2 है, इसके पास वेलोसिटी v3 है। अब ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या पता आपको ये दोनों वेलोसिटी गिवन हो और इसकी वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आ जाए, फिर आप क्या करोगे, हमारे पास क्या है, हमें लिखना है टोटल मोमेंटम। हमें पता है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिफोर ये एक्सप्लोजन आएगा यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि बिफोर एक्सप्लोजन आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो हमें लिखना है टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ठीक है, अब देखो बिफोर एक्सप्लोजन तो ये बॉम्ब क्या था, रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम भी क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब इसका इन ये जो है ना 3 पीसेस, इसके 3 पीसेस हो गए। ठीक है, एक्सप्लोजन होने के बाद इसके 3 पीसेस हो गए, तो इसके मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है, इसके मोमेंटम की डायरेक्शन इधर है। तो हमें क्या करना है, इसका टोटल मोमेंटम निकालना है आफ्टर एक्सप्लोजन। तो हम क्या करेंगे, इसका मोमेंटम हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका एडिशन जो है 0 कैसे आ सकता है। बच्चों किसी का मोमेंटम की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, किसी की नेगेटिव आएगी, किसी की पॉजिटिव आएगी। ठीक है, किसी की पॉजिटिव आएगी, किसी की नेगेटिव आएगी, तो फाइनली कट करके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसीलिए तो यहाँ पे वेक्टर का साइन लगाया है। वेक्टर आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब देखो ये P1 मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m1 v1। चलो इसका वेलोसिटी v1 है तो इस पार्टिकल का मास m1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका m2 v2 प्लस m3 v3। ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। यही कॉन्सेप्ट आपको समझ करके रखने हैं। वैल्यू जब भी पुट करोगे ना तो आपको ध्यान रखना है कौन जो वैल्यू पॉजिटिव होगा वहां पे पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं आपके। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैंने कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, जो इसके बेसिक क्वेश्चन है अगर वो आपको देखना है, जो इजी क्वेश्चन है मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है, तो आप वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने करा रखा है आपको, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख लीजिए। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
पहला क्वेश्चन है आपका, ए 50 kg सेल, सेल का मतलब क्या होता है, बुलेट होता है, ठीक है। बुलेट मतलब जो गोली होती है आपकी, जो फायर की जाती है, गन से फायर करते हैं तो बुलेट क्या होता है, मोशन करता है ना, तो उसी बुलेट को सेल बोला जाता है। ए 50 kg सेल इज फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। सडनली इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, वन पीस ऑफ मास 25 kg जस्ट स्टॉप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर। ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई बुलेट है, ये बुलेट इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। और इसका जो मास दे रखा है, मास ऑफ बुलेट दे रखा है आपका 50 kg, और इस बुलेट का जो वेलोसिटी दे रखा है वो दे रखा है आपका 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो आगे क्या लिखा है, इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस। ये क्या होता है, एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब दो पीसेस, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वन पीस ऑफ मास 25 kg, तो इसके ये दो पीसेस में ये टूट जाता है। तो एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। तो एक का मास कितना दे रखा है, 25 kg दे रखा है। तो ये जो m2 जो दूसरा पीस होगा उसका मास कितना होगा भाई, बुलेट का जो टोटल मास है वो तो 50 kg है, और एक टुकड़े का जो मास है, एक पीस का मास 25 kg है, तो जो दूसरा पीस होगा उसका मास भी तो 25 kg ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, ये भी आपका 25 kg ही होने वाला है। अब देखो बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जब ये एक्सप्लोड होता है, इट एक्सप्लोड इनटू टू पीसेस, वन पीस ऑफ मास 25 kg जस्ट स्टॉप। जो एक पीस है ना, ये रेस्ट में आ जाता है। ये जो पीछे ये वाला जो पीस है, मान लीजिए ये रेस्ट में आ जाता है। ऐसा वैसे मुमकिन है नहीं, पॉसिबल नहीं है कि कोई पीस रेस्ट में आ जाए। एक्सप्लोड होने के बाद दोनों ही मोशन करेंगे एक्चुअल में तो, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऐसा गिवन है। अब जैसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसी अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो एक पीस है, इनमें से एक पीस क्या करता है, ये जो m1 मास है, मान लीजिए ये रेस्ट में आ जाता है। ओके, अब क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर। हमें ये जो m2 मास है ना, ये तो आगे मोशन करता ही रहेगा, ठीक है। तो हमें इसका जो है वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये v2 वेलोसिटी हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें पता है टोटल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। अब देखो बच्चों, बिफोर एक्सप्लोजन क्या था, ये जो था इसके पास जो टोटल मोमेंटम था वो क्या था बच्चों, इसके पास जो वेलोसिटी थी ये v वेलोसिटी थी, और इसका मास क्या था, मास ऑफ बुलेट। भाई देखो इनिशियली अभी ये एक्सप्लोड नहीं हुआ है ना, एक्सप्लोजन से पहले इसका जो मोमेंटम होगा उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस बुलेट की वेलोसिटी और ये बुलेट का मास, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो आफ्टर एक्सप्लोजन, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होता है, ये दो पीसेस में टूट जाता है। तो इन दोनों ये जो पीसेस है ना, इनका टोटल मोमेंटम हमें निकालना है, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक का मास तो m1 है और एक का वेलोसिटी v1 होगा, प्लस एक का मास m2 है, दूसरे का जो वेलोसिटी है वो v2 है, ठीक है। तो ये जो है, जो ये मोमेंटम निकल गया, ये मोमेंटम निकल गया, इनका हमें क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। ये मास, ये m1 कितना दे रखा है आपका, 25 kg दे रखा है। अब देखो बच्चों, ये जो m1 मास था ना, ये तो रेस्ट में था, तो इसका जो वेलोसिटी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब ये जो m2 मास है ये 25 दे रखा है, और इसका हमें v2 वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। इतना ही तो करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 2000 आ जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा ये हो जाएगा आपका 25 इंटू v2। तो ये v2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2000 डिवाइडेड बाय 25। तो 25 8 जा 200 होता है, और ये 0 भी यहाँ पे आएगा, तो ये कितना आ गया, 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पीस है ना, ये जब एक्सप्लोड हुआ होगा तो ये वाला जो पीस है ये 80 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से आगे मोशन करेगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका कंपटीटिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चों, जनरली मशीन गन होता क्या है आपका, ये आपका मशीन गन है, ठीक है। अब देखो मशीन गन आपको पता ही होगा, जब हम फायर करते हैं ना, तो मशीन गन क्या होता है, बहुत सारी बुलेट्स उससे एक साथ बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ मशीन गन के अंदर बहुत सारी ये बुलेट्स हैं, ठीक है, ये बुलेट्स इसके अंदर हैं, ये बुलेट्स हैं। तो मशीन गन में क्या होता है, जब हम इसे फायर करते हैं ना, तो ये बुलेट्स एक साथ बाहर निकलती हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये जो बुलेट का जो मास दे रखा है, मास ऑफ बुलेट
20 ग्राम दे रखा है आपका, तो इसे सबसे पहले केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केजी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.02 केजी। ठीक है, ये आपका मास ऑफ बुलेट निकल गया। अब देखो क्या लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी हमें गिवन है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है आपका 1000 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस गन से जो बुलेट बाहर निकल रही हैं वो 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकल रही हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, हमें आगे पूछा है द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द गन। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी का मतलब समझाऊंगा अभी। लेकिन हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड पर सेकंड। हमें ये बताना है पर सेकंड मतलब इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में इस मशीन गन से कितनी बुलेट्स बाहर निकल रही हैं वो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ बुलेट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स यहां से बाहर निकल रही हैं। अब देखो बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है, देखो यहां पे लिखा था पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द गन। देखो बच्चों ये जो मशीन गन होता है ना, ये मशीन गन जो क्या होता है ग्राउंड में प्लेस्ड होता है, काफी हैवी होता है मशीन गन, तो ये ग्राउंड में प्लेस्ड होता है। और इसे जब चलाया जाता है ना तो इसे शोल्डर में प्लेस करना होता है। ठीक है, शोल्डर में इसे प्लेस करना होता है। अब आपको मैंने बताया था रिकॉइलिंग ऑफ गन का, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था मैंने आपको क्या बताया था, ये जो बुलेट्स होती है जब हम ये ट्रिगर दबाएंगे तो इस बुलेट्स में इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और ये जो गन होता है ना इस गन में अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो इस फोर्स की वजह से ये बुलेट्स आगे मोशन करती है, यहाँ ये जो बुलेट्स हैं इधर मोशन करेगी, तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है उसका डायरेक्शन ये है। और इस फोर्स की वजह से इस गन को भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, अब देखो जो पर्सन इस गन को चला रहा होगा तो उसने क्या कर रखा है, इस गन को अपने शोल्डर पे प्लेस कर रखा है। तो ये जो फोर्स लगा है ना उसके शोल्डर पे लगेगा, उसके शोल्डर पे ये फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स है उसके शोल्डर पे लगेगा क्योंकि गन पीछे की तरफ मोशन कर रही है मशीन गन। तो जब उसके जितने फोर्स से ये गन उसके शोल्डर में टकराएगी तो उसका शोल्डर भी क्या करेगा, इस गन पर इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ रहे हो इस चीज को बच्चों, जितना अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर किसी दूसरी बॉडी पे जितना फोर्स लगाती है वो बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। तो इस गन ने क्या किया, इस गन ने अगर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया होगा तो वो गन उस पर्सन के शोल्डर पे अगर कुछ फोर्स लगाया तो उस पर्सन का शोल्डर भी क्या करेगा, इस गन पे अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पर्सन होल्डिंग इट कैन अप्लाई ए मैक्सिमम फोर्स। वो जो पर्सन जिसने इसे होल्ड कर रखा है इस गन को, वो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है गन पे। मतलब उसके शोल्डर से जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो इसका मतलब इस गन पे भी जो है 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा है, इस गन पे भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा है। अब गन पे अगर 100 न्यूटन का फोर्स लगा है तो इन बुलेट्स पे भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा है। समझ रहे हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जब हम ट्रिगर दबाते हैं तो जितना फोर्स उस बुलेट्स पे लगता है उतना ही फोर्स गन पे भी लगता है। अब ये गन क्या करती है, उस पर्सन के जो है शोल्डर पे जाके टकराती है, तो उसके शोल्डर पे भी वो 100 न्यूटन का फोर्स लगा और उसके शोल्डर ने भी क्या किया, गन पे जो है 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है। ये है कहने का मतलब। अब देखो अब तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो हम यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चों ये जो बुलेट्स पे जो फोर्स लगा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, अब देखो अगर इस बुलेट्स पे 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये बुलेट्स क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। इनको वेलोसिटी मिल जाएगी तो इनको मोमेंटम भी मिल जाएगा, तो इनका मोमेंटम भी क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा। बट बच्चों इस फोर्स की वजह से ना इस मशीन गन से जो होती है नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकलती हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे हम एन भी लिखेंगे। ठीक है, एन का मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स। हमें यही तो नंबर ऑफ बुलेट्स कैलकुलेट करनी है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स दैट कैन बी फायर्ड पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स यहाँ से बाहर निकले वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये जो टाइम दे रखा है, टाइम आपका 1 सेकंड दे रखा है। ठीक है, टाइम कितना आपका 1 सेकंड है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, इससे आगे एफ इज इक्वल टू यहाँ पे एन लिखेंगे। अब ये क्या है, ये जो डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। भाई ये जो बुलेट्स हैं इससे नंबर ऑफ बुलेट्स बाहर निकली तो इन बुलेट्स का क्या होगा, मोमेंटम चेंज हो जाएगा क्योंकि उन्हें वेलोसिटी मिला है। तो ये चेंज इन मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल मोमेंटम। देखो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट्स माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट्स। ठीक है, तो ऐसा करने से हमें ये चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फोर्स है, फोर्स तो हमें दे रखा है ये 100 न्यूटन। इन बुलेट्स पे जो फोर्स लगा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा है। इस 100 न्यूटन फोर्स की वजह से ही इन बुलेट्स का मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया। तो यहाँ पे फोर्स की जगह में आपका 100 न्यूटन आ जाएगा। एन कीजिए तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बुलेट्स।
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको बुलेट्स का फाइनल मोमेंटम निकालना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मास ऑफ बुलेट और ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम निकल जाएगा। और ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट कैसे निकालेंगे, ये मास ऑफ बुलेट और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो इनिशियली तो ये बुलेट अभी रेस्ट में थी और फाइनल वेलोसिटी तो उसकी यहाँ पे हमें गिवन है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी देरी की है, 1000 देरी की, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आपका डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 आएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट्स हमें फाइंड करनी है, मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है आपका, ये 0.02 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 0.02 लिखे इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी देरी की है 1000, तो यहाँ पे ये 1000 आ जाएगा, माइनस मास ऑफ बुलेट कितना है आपका 0.02 और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 0 है आपका, डिवाइडेड बाय ये डेल्टा टी टाइम कितना है 1 सेकंड है, क्योंकि 1 सेकंड में हमें बताना है कि नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी बाहर निकल रही हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 100 आ जाएगा इज इक्वल टू ये n आ जाएगा 0.02 इंटू 1000 कितना होता है आपका, ये 20 होता है, ठीक है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा इज इक्वल टू ये 1, तो फाइनली 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू एन हो जाएगा, ठीक है, तो n नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 20, तो ये कितना आ जाएगा वो आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ बुलेट्स जो एक सेकंड में निकलेंगे वो 5 नंबर ऑफ बुलेट्स निकलेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहां पे कह रहा है ए ट्रक ऑफ मास 15,000 kg मूविंग विद वेलोसिटी, इतने वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से कोई ट्रक चल रहा है, वो कोलाइड करता है विद अनदर ट्रक ऑफ मास 25,000 kg मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लीजिए कोई ये ए ट्रक है, ए ट्रक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये बी ट्रक है, बी ट्रक इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे जो ट्रक ए है उसका जो मास दे रखा है ये 15,000 kg दे रखा है, ओके और इसका जो वेलोसिटी भी दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ए ट्रक उसका वेलोसिटी दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, ओके। अब ये जो बी ट्रक है ना, जो बी ट्रक का जो मास दे रखा है वो इतना दे रखा है, ठीक है, मास ऑफ बी ट्रक 25,000 kg और इसका जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी ऑफ बी ट्रक कितना दे रखा 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन बच्चों ये माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि ये दोनों के दोनों जो है मूविंग विद वेलोसिटी इतना कोलाइड विद अनदर ट्रक विद वेलोसिटी इतना, और ये जो मूव कर रहे हैं मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तभी तो ये क्या करेंगे आपस में कोलाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर ये वाली डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले रखा है तो इस वाली डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वेलोसिटी को नेगेटिव लिया, इसे पॉजिटिव लिया है, ठीक है, बस यही ध्यान रखना होता है हमें, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना होता, बहुत ईजी होते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब देखो हमें क्या लिखा है आगे, इफ द ट्रक कपल ऑन कलिजन व्हाट इज देयर वेलोसिटी, इसका मतलब यह है कि जब ये दोनों के दोनों ए ट्रक और बी ट्रक क्या होते हैं कलिजन करते हैं तो वो कपल ऑन हो जाते हैं। कपल ऑन होने का मतलब क्या होता है कि देखो जनरली होता क्या है कि जब भी कोई दो चीज आपस में कलिजन करती हैं तो कलिजन करने के बाद वो सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन कपल ऑन होने का मतलब ये होता है कि ये सेपरेट नहीं हुई हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गई हैं आपस में अटैच हो गई हैं, मतलब चिपक गई हैं दोनों के दोनों, और फिर चिपकने के बाद जो है किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं। अब हमें नहीं पता वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है या इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, हमें इन दोनों की ये दोनों की दोनों आपस में क्या हो गई हैं अटैच हो गई हैं और किसी एक डायरेक्शन में मोशन कर रही है, हमें बताना है व्हाट इज देयर वेलोसिटी, इन दोनों की कितनी वेलोसिटी है। ये दोनों के दोनों अब से टकराने के बाद जो है चिपक गई हैं और सेम वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, उसी वेलोसिटी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पता है यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, हमें पता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कलिजन इज इक्वल टू होता है टोटल मोमेंटम आफ्टर कलिजन। तो ये मोमेंटम ऑफ ए ट्रक का मोमेंटम है, ये बी मोमेंटम का ट्रक है, बी ट्रक का मोमेंटम है, ठीक है। ये दोनों के दोनों मोशन में थे ना, तो ये तो इनका तो इनिशियल मोमेंटम है, दोनों का टोटल मोमेंटम है, मतलब बिफोर कलिजन से पहले का मोमेंटम है, इज इक्वल टू। अब देखो ये दोनों के दोनों क्या हो गए कपल ऑन हो गए, तो इनका मोमेंटम हमें फाइंड करना है, तो हमने कहा चलो इसका मोमेंटम ये है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसका मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, एम ए वेलोसिटी ऑफ ए और इसका क्या होगा एम बी वेलोसिटी ऑफ बी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका मोमेंटम निकालना है, तो ये दोनों का क्या होगा मास, भाई दोनों के दोनों कपल ऑन हो गए तो मास ए मास बी और इनटू वी वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों के दोनों अब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो इसका टोटल मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी कितना होता है मोमेंटम होता है, ठीक है। तो हमें यही वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, तो जस्ट अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। देखो ये कितना देर का 15,000
जो ए ट्रक का जो मास है वो 15,000 है, ए ट्रक की जो वेलोसिटी है वो 2 है, और ये प्लस हो जाएगा जो बी ट्रक है इसका जो मास दे रखा है 25,000 दे रखा है, इनटू जो बी ट्रक है उसका जो वेलोसिटी दे रखा है -3 दे रखा है, ठीक है। और ये इन दोनों का मास हम ऐड कर देंगे, एक है 15,000 प्लस 25,000 इनटू ये v वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपका 30,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका -75,000 हो जाएगा। और इनको जब ऐड करोगे तो ये कितना होगा आपका 40,000 इंटू वी। अब जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये -45,000 आएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका 40,000 इंटू वी। तो ये जो वेलोसिटी आएगा आपका वो कितना आएगा, -45,000 डिवाइडेड बाय 40,000। तो ये आपके ये कट जाएंगे, तो ये 5 9 जब 45, 5 8 जब 40, तो वेलोसिटी कितना आ रहा है आपका -9/8 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसे काटोगे तो कितना आएगा आपका, ये 8 1 जा 8, फिर ये डेसिमल ये 0 आ जाएगा, तो फिर ये 8 1 जा 8, फिर ये 8 2 जा 16, और फिर कितना आएगा आपका ये 8 5 जा 40। ये नेगेटिव में आया है, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो ये जो आपका वेलोसिटी आ रहा है वो -1.125 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब देखो बच्चों ये नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो ये वाली डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो कपल ऑन हो रखे हैं, ये दोनों के दोनों इस नेगेटिव डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, और इतनी वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। हमें डायरेक्शन का भी पता चल गया कि ये दोनों के दोनों जब टकराएंगे ना तो दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ओके।